नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अति प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के आज शाम गुजरात तट से टकराने की संभावना। गुजरात के कई तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ हो रही है बारिश। नागरिक प्रशासन की हर संभव सहायता के लिए एनडीआरएफ और सेना समेत तमाम एजेंसियां पूरी तरह से तत्पर। 3 दिवसीय कृषि कार्य समूह की मंत्री स्तरीय बैठक के लिए हैदराबाद में शुरू। 15 से 17 जून तक होने वाली इस कार्यक्रम में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 200 से अधिक प्रतिनिधि ले रहे हैं भाग। इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के कृषि मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के महानिदेशक हो रहे हैं शामिल। भारत का समुद्री खाद्य वस्तुओं का निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा। वित्त वर्ष 2021-22 के मुकाबले मात्रा के संदर्भ में 26.73% और मूल्य में 4.31% की हुई वृद्धि। प्रमुख निर्यात समुद्री खाद्य वस्तु के रूप में सुखाई हुई झींगा मछली का शीर्ष स्थान बरकरार। अरहर और उड़द दाल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ की बैठक। अरहर और उड़द दाल की कीमतों पर पैनी नजर बनाए रखने का निर्देश। स्टॉक लिमिट ऑर्डर का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की दी हिदायत। केंद्र सरकार की ओर से जमाखोरी पर नियंत्रण के लिए स्टॉक लिमिट लागू करने के बाद झुंझुनू में गेहूं के भाव में 100 रुपए क्विंटल तक की गिरावट। सरकार के फैसले से आम जन को काफी राहत। और अब समाचार विस्तार से। अति प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के आज शाम गुजरात तट से टकराने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात के तटवर्तीय क्षेत्र के टकराने के समय ये तूफान भीषण रूप ले सकता है। इस दौरान 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा चल सकती है और इसकी गति 150 किलोमीटर तक पहुंचने की आशंका है। समुद्र में 2 से 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। तूफान के खतरे को देखते हुए गुजरात के तटवर्तीय क्षेत्रों और उससे सटे उत्तरी अरब सागर क्षेत्र में मछली पकड़ने की गतिविधियों पर 14 जून से 18 जून तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तरी गुजरात के कई इलाकों में कई जगह भारी बारिश हो सकती है। और इस बीच बिपरजॉय से निपटने में नागरिक प्रशासन की हर संभव सहायता के लिए एनडीआरएफ और सेना समेत तमाम एजेंसियां पूरी तरह से तत्पर हैं। गुजरात के विभिन्न जिलों से 47,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। हैदराबाद में आज से G20 कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। ये बैठक 17 जून तक चलेगी। बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के कृषि मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के महानिदेशक शामिल हो रहे हैं। बैठक के पहले दिन कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। प्रदर्शनी कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जा रहा है। कृषि प्रतिनिधियों की बैठक भी होगी। बैठक के दूसरे दिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कार्यक्रम में शामिल होंगे और G20 बैठक में भाग लेने वाले मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडल के अन्य प्रमुखों का स्वागत करेंगे। सम्मेलन से इतर 3 विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें कृषि व्यवसाय का प्रबंध, डिजिटल रूप से सबको जोड़ना और राज्य सरकारों की एजेंसियों की भागीदारी के साथ कृषि में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना शामिल होगा। बैठक में खाद्य सुरक्षा और पोषण, महिलाओं के नेतृत्व वाली कृषि गतिविधियों, जैव विविधता और जलवायु समाधान पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। अरहर और उड़द दाल की कीमतों में बढ़ोतरी ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अरहर और उड़द दाल की कीमतें जो बढ़ी हैं, उसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ स्टॉक डिस्क्लोजर को लेकर बैठक की है। केंद्र सरकार ने राज्यों से अरहर और उड़द दाल की कीमतों पर पैनी नजर बनाए रखने के साथ स्टॉक पोजीशन को वेरीफाई करते रहने के लिए कहा है। स्टॉक लिमिट ऑर्डर का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। उपभोक्ता मामलों के विभाग की
एडिशनल सेक्रेटरी निधि खरे ने राज्यों के फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अरहर और उड़द दाल के स्टॉक डिस्क्लोजर और राज्यों के स्टॉक लिमिट के फैसले के लागू होने के बाद की स्थिति की समीक्षा की है। केंद्र सरकार ने 2 जून को अरहर और उड़द दाल के स्टॉक रखने पर लिमिट लगाने का ऐलान किया था। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दालों की जमाखोरी को रोकने और कीमतों में भारी बढ़ोतरी को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया था। भारत का समुद्री खाद्य वस्तुओं का निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के मुकाबले मात्रा के संदर्भ में 26.73% और मूल्य के संदर्भ में 4.31% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में 8.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर और मूल्य का 17,35,286 मीट्रिक टन समुद्री खाद्य का निर्यात मूल्य और मात्रा दोनों के संदर्भ में सबसे अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय समुद्री खाद्य पदार्थ का सबसे बड़ा आयातक है और इसके बाद चीन, यूरोपीय संघ, दक्षिण पूर्व एशिया, जापान और मध्य पूर्व का स्थान है। प्रमुख निर्यात समुद्री खाद्य वस्तु के रूप में सुखाई हुई झींगा मछली का शीर्ष स्थान बरकरार है। सुखाई हुई झींगा मछली का मात्रा और मूल्य दोनों के संदर्भ में प्रमुख निर्यात वस्तु बनी रही, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन भारत के समुद्री खाद्य पदार्थ के प्रमुख आयातक बन गए हैं। सुखाई हुई झींगा मछली के निर्यात से 43,135.58 करोड़ रुपए कमाए गए और समुद्री खाद्य निर्यात के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी। मात्रा के संदर्भ में इसकी 40.98% की हिस्सेदारी और कुल अमेरिकी डॉलर की कमाई का 67.72% हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, जहां केंद्र सरकार की ओर से जमाखोरी पर नियंत्रण के लिए स्टॉक लिमिट लागू करने के बाद झुंझुनू में गेहूं के भाव में 100 रुपए तक की गिरावट आई है। इसका मुख्य कारण सरकार के फैसले के बाद बड़े व्यापारियों में घबराहट को माना जा रहा है। पहले मंडी में गेहूं के भाव 2,220 से 2,325 रुपए प्रति क्विंटल थे, जो घटकर 2,030 से 2,260 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गए। पिछली बार गेहूं के भाव में काफी तेजी का दौर रहा था, जबकि इस बार गेहूं के भाव में गिरावट आई है। हालांकि मंडी विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान में गेहूं का न्यूनतम मूल्य है, इसीलिए भाव में और कमी आने की संभावना नहीं है। लेकिन सरकार का यह फैसला आम जन के लिए काफी राहत भरा रहेगा। झुंझुनू में प्रगतिशील किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी रंगलाल लमोरिया ने बताया है कि सरकार की ओर से गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाने से आम जन को महंगाई से राहत मिलेगी। इस बार मंडी में तय समय सीमा से अधिक स्टॉक किसी के पास नहीं है तथा अभी किसानों की फसल मंडी में आ रही है और इससे उन किसानों को नुकसान होगा जिन्होंने अपनी गेहूं की फसल को अभी तक बेचा नहीं है। ऐसे समय में स्टॉक लिमिट लगाना सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जहां बिहार में मानसून का असर दिखना शुरू हो गया है। हालांकि गर्मी में कोई अंतर नहीं है। मौसम विभाग ने बुधवार को 19 जिलों में बारिश और 9 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार 15 जून को मानसून पटना पहुंच जाएगा। पटना के साथ ही समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी में भी 15 जून से मानसून के पहुंचने की संभावना है। वहीं 16 और 17 जून तक मानसून की बारिश गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, शिवहर में होने लगेगी और किशनगंज, मधेपुरा, खगड़िया, पूर्णिया, भागलपुर आदि जिलों में पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी है। अब मानसून 17 जून तक राज्य के अधिकांश जिलों में पहुंच जाएगा। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के अंदर उत्तर बिहार के सभी जिलों में ये सक्रिय हो सकता है। हालांकि अच्छी वर्षा की संभावना नहीं है। इस दौरान अनेक स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। यही स्थिति दक्षिण बिहार के जिलों में भी देखने को मिलेगी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि जनजातीय समुदाय के विकास और उत्थान के लिए पिछले 9 वर्ष में केंद्र की मोदी सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश भर में वन अधिकार कानून के तहत जनजातीय समुदाय को 21,99,000 सरकारी भूमि के पट्टे दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वन उपज की संख्या को केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 27 कर दिया है और इसके तहत सरकार समर्थन मूल्य देती है।
वनोपज है उसका अगर आप देखें तो लगभग 15 से कम उसकी संख्या थी वनोपज जिसमें सपोर्ट प्राइस देते थे, लेकिन आज उनकी संख्या 87 हो गई। 87 ऐसे आइटम को हमने चिन्हित किया है कि जिसमें वनोपज पर सपोर्ट प्राइस मिले। तो इस ढंग से सरकार ने कोशिश किया है कि हम जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उसकी प्राथमिकता इस ढंग से हो ताकि उसकी कमियों को जो पिछले कई वर्षों का अध्ययन रहा है उसे हम दूर कर सकें। गुजरात के वडोदरा में एक पशुपालक ने 108 फीट की अगरबत्ती बनाई है। उन्होंने बताया है कि पूरे भारत से लोग अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कुछ ना कुछ ले जा रहे हैं। उन्होंने भी कुछ स्पेशल बनाने की सोची और इसीलिए उन्होंने गाय का गोबर और हवन सामग्री यूज करके अगरबत्ती बनाई है। गुजरात के वडोदरा में 108 फीट लंबी ये धूपबत्ती लगभग बनकर तैयार है। इस विशालकाय अगरबत्ती को बनाया है यहाँ के रहने वाले राम भक्त गौपालक विहा भरवाड़ ने। उनका कहना है कि पूरे भारत से लोग अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कुछ न कुछ ले जा रहे हैं। उन्होंने भी कुछ स्पेशल बनाने की सोची, इसीलिए उन्होंने गाय का गोबर और हवन सामग्री यूज करके अगरबत्ती बनाई है, जिसे वो अयोध्या के राम मंदिर को दान करेंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि में जहां भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है जनवरी 2024 में, तो इसके लिए हमने ऐसा सोचा कि पूरे भारत देश में से कोई न कोई लोग सुधर ले जाते हैं, तो हमने भी सोचा कि हम गुजरात में से क्यों कुछ नहीं करें ऐसा। तो फिर हमने 108 फुट लंबा और 3.5 फुट गोलाई वाला ये पंचगव्य में से अगरबत्ती बनाया। विहा भरवाड़ ने गाय के गोबर के साथ और द्रव्यों से ये धूपबत्ती बनाई है, जिसकी लंबाई 108 फीट और चौड़ाई 3.5 फीट है। इस धूपबत्ती को बनाने के लिए 1475 किलो गाय के गोबर के उपलों का पाउडर, 191 किलो गिर गाय का शुद्ध देसी घी, 376 किलो गुगल, 280 किलो जौ, 280 किलो तिल, 376 कोपेरे का पाउडर और 425 किलो हवन सामग्री का उपयोग किया गया है। इस धूपबत्ती का कुल वजन 3400 किलो है। खास बात यह है कि इसको बनाने में बहुत से राम भक्तों ने सामग्री दान की है। इसके अंदर जो मटेरियल यूज होता है, गूगल है, धूप है, घी है, जो सारी सामग्री है वो बहुत सारे लोग ने दिया है। कोई ने 5 किलो दिया है, कोई ने 10 किलो दिया है, ऐसा करके ये अगरबत्ती को हमने बनाया है। ये धूपबत्ती लगभग बनकर तैयार है। इसे फिलहाल के लिए संभाल कर रखा जाएगा, बाद में इसे अयोध्या भेज दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक सभी परिवारों को पाइप जल आपूर्ति के माध्यम से पीएम हर घर नल से जल सुनिश्चित कराने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री के इस महत्वाकांक्षी योजनाओं का सकारात्मक असर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ग्रामीण अंचलों में देखा जा रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बैतूल जिले के ग्रामीण अंचल में पीने का पानी लाने के लिए पहले लोगों को कई किलोमीटर तक चलना पड़ता था, लेकिन अब केंद्र सरकार की हर घर नल जल योजना ने इनकी जिंदगी ही बदल दी है। आदिवासी और ग्रामीण आबादी बहुल इस जिले के 1032 गांवों में नल जल योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाया जाना है। बैतूल जिले के ग्रामीण इलाकों में इस योजना के सुचारू संचालन से हितग्राहियों को अपने घरों में पीने का पानी मिलने लगा है। कि अब घर घर नल की व्यवस्था हो गई है, तो अब किसी को कहीं नहीं जाना पड़ता है, सबके घर पे नल आता है और टाइम टू टाइम नल भी आता है, पूरी सुविधा हो गई। पानी की तो भाई कुएं पे जाना पड़ता था, पानी लाना पड़ता, दूर दूर जाके लाया, तो अब सुविधा अब घर में ही हो गई। अब नल तो अब सुबह आया नल की भर लेते हैं। पहले समस्या पानी की बहुत बुरी हालत थी, दूर दूर से लाते थे, कोई नाला जिरिया, और ये कभी कभी ये लगा था नल तो वो भी कभी टूट जाता, वो भी पानी नहीं देता, कभी बहुत परेशानी पानी जो अभी अभी पानी मिल रहा है।
बैतूल जिले के कई ग्रामीणों का कहना है कि पहले पानी को लेकर भयंकर संकट रहता था। गांव से 2-3 नदी नालों से पानी लाकर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन अब राठीपुर गांव में पिछले 7-8 माह में नल जल योजना के बेहतर क्रियान्वयन से घर घर में पानी की आपूर्ति हो रही है। मेरी शादी हुई उस यहाँ पर राठीपुर ग्राम में, तो मैं आई यहाँ पर तो मेरे को यानी 1.5-2 किलोमीटर दूर से सिर पे पानी लाना पड़ता था। किसी के कुएं से खींच के लाना पड़ता था रस्सी बाल्टी, और पानी कुएं में नहीं रहता था तो नंबर लगाना पड़ता था कि भाई आप भरेंगे पानी। पानी ना कुएं से लाती खींच के, सब भैया लोग तो भगा देते रहे कि पानी मत भरो करके, रस्सा बाल्टी लेका बोले, फिर भरना पानी बोले, तो रहती तो ले जाती, नहीं तो उनको रस्सा बाल्टी में भरते पानी। और क्या पानी की समस्या थी पहले, वो समस्या अब खत्म हो चुकी है। जो प्रधानमंत्री ने जो नल जल योजना के तहत जो कार्य किया है, वो कार्य अब बहुत अच्छे से चल रहा है। आदिवासी बहुल बैतूल जिले के 300 से ज्यादा गाँव के हर घर में नल से जल पहुँचना शुरू हो चुका है। योजना के बेहतर क्रियान्वयन से ग्रामीण आबादी बहुल इस जिले के नागरिकों पर खुशी और संतोष के भाव साफ नजर आ रहे हैं। बैतूल से मनोज देशमुख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दाल आपकी और हमारी थाली का वो हिस्सा है जिसके बिना खाना अधूरा सा है। पोषक तत्वों से युक्त ये दाल स्वाद और हेल्थ का संगम है। आज आपको उन्हीं दाल से बना सलाद खिलाते हैं जो अपने खूबसूरत रंग के साथ साथ आपके पेट को भी खुश कर देगा। अक्सर आपने सब्जियों और फलों के कई अलग अलग सलाद खाए होंगे, लेकिन क्या कभी आपने दाल का सलाद खाया है? जी हाँ, वही दाल जिसे आप चुस्कियां भरते हुए स्वाद से पीते हैं। दाल हर आम आदमी की थाली का वो हिस्सा है जिसके बिना भोजन अधूरा है। तो देखिए, अहमदाबाद की डॉक्टर प्रियंका ने तैयार की है पोषक तत्वों से भरपूर दाल सलाद, जो आपको स्वाद के साथ सेहत भी देगी। पल्स एक दाल सलाद ये केवल प्रोटीन नहीं है बल्कि कैल्शियम और कई विटामिन से भरपूर है। इसे आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। डॉक्टर प्रियंका की कोशिश है कि लोग अपने जीवन में श्री अन्न को अपनाएं, और इसीलिए वो लेकर आई हैं दाल सलाद, जिसे आप आसानी से अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। दाल एक ऐसा प्रोटीन तत्व है जो आसानी से सब में घुल जाता है। तो चलिए आज आपको दाल से बने इस सलाद का स्वाद चखाते हैं। ये ग्रेट कैनेडियन सलाद बाजार में मिलने वाले किसी भी प्रोटीन रिच प्रोडक्ट से बहुत सस्ता है, और साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसको रोज खाने से आपकी त्वचा में निखार आता है और स्ट्रेस दूर हो जाता है। रंग बिरंगा सुंदर दिखने वाला ये दाल सलाद पेट के साथ साथ शरीर के कई हिस्सों के लिए फायदेमंद है, जिसमें बीमारियों का इलाज भी शामिल है। खनिज, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर्स का सुपर पावर पैक। इसका हर रूप स्वादिष्ट और हेल्दी है। तो आप भी दालों से दोस्ती कीजिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइए। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए अहमदाबाद से जयसुख सियानी के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक खासी ज्यादा बनी हुई है। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में गेहूं का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। सबसे भारी गिरावट राजस्थान की जयपुर मंडी में देखने को मिली। एग्वाक नेट के मुताबिक यहां 13 जून को गेहूं का भाव 2307 रुपए था। 14 जून को इसमें 206 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 2101 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 13 जून को गेहूं का भाव 2295 रुपए दर्ज किया गया, जो 14 जून को 10 रुपए गिरकर 2285 रुपए रह गया। देश की आगरा मंडी में भी गेहूं के सौदों में कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 13 जून को गेहूं का भाव 2325 रुपए था। 14 जून को इसमें 5 रुपए की मामूली गिरावट आई और भाव 2320 रुपए क्विंटल पर रह गया।
जबकि गुजरात की जंबूसर मंडी में इस दौरान स्थिरता देखने को मिली। यहाँ दोनों दिन यानी 13 और 14 जून को गेहूं 2,800 रुपए क्विंटल पर बिका। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में गेहूं की उपज 11 करोड़ 27 लाख टन से भी ऊपर तक जा सकती है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50 लाख टन अधिक है। बीते साल पैदावार 10 करोड़ 77 लाख टन के आसपास रही थी। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग के सौदे तेजी के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में स्थिरता भी रही। सबसे बड़ा उछाल महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में रहा। एगमार्क नेट के मुताबिक यहां 13 जून को मूंग का भाव 10,000 रुपए था, जो 14 जून को 500 रुपए छलांग लगाकर 10,500 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 13 जून को मूंग का भाव 7,900 रुपए रहा था। 14 जून को ये 20 रुपए चढ़कर 7,920 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भी मूंग के कारोबार में तेजी का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 13 जून को इसका भाव 7,850 रुपए था। 14 जून को इसमें 10 रुपए की मजबूती आई, भाव 7,860 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में मूंग के सौदे स्थिरता के साथ हुए। यहाँ दोनों ही दिन यानी 13 और 14 जून को इसका भाव 8,460 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इसकी रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान मूंग की उपज 37,40,000 टन रहेगी, जबकि 2021-22 में यह आंकड़ा 31,66,000 टन था। यानी इस बार मूंग की उपज में 5,74,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। कुल दलहन की बात करें तो इस साल इनकी उपज 275,04,000 टन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन थी। तो मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। कर्नाटक में उड़द की बुआई कर ले। उड़द के खेत में जरूरी उर्वरक डाले। उड़द के खेत से खरपतवार निकाले। किसान मूंग की बुआई कर सकते हैं। मूंग के खेत से घास फूस निकाल ले। मूंग के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग। इसके साथ ही सोयाबीन की बुआई करें। सोयाबीन के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्नाटक में ज्वार के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इसके अलावा गन्ने की रुपाई करने का समय सही है। किसान टमाटर की बुआई कर ले, वहीं आम की रुपाई कर सकते हैं। इस समय तरबूज के बागों की देखभाल करें। कर्नाटक में मूंगफली की खुदाई कर ले। केरल में धान की रुपाई कर सकते हैं। किसान धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें, वहीं नारियल की रुपाई कर ले। नारियल के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें। अभी नारियल में कीट लगने का अंदेशा बना हुआ है। ऐसे में नारियल में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। इसके अलावा केले के बागों में जरूरी उर्वरक डाल सकते हैं। साथ ही मौसम को ध्यान में रखते हुए ही लाल मिर्च के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। केले में सुपारी के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध करें। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से
को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सशस्त्र बल चक्रवात बिपरजॉय के कारण उत्पन्न किसी भी स्थिति से निपटने और नागरिकों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों से बात की और चक्रवात से निपटने के लिए सशस्त्र बलों की तैयारियों की समीक्षा की। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते देवभूमि द्वारका में स्थित श्री द्वारकाधीश मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा गया है। भक्तों को मंदिर परिसर में जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन दैनिक अनुष्ठान पुजारी द्वारा अंदर किए जा रहे हैं और लोग इसे मंदिर की वेबसाइट के साथ साथ सोशल मीडिया हैंडल पर देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शहीद शांति सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक दीवार स्थापित करने के भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को रिकॉर्ड 190 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ है। निर्वाचन आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल तेलंगाना में आगामी चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए राज्य का दौरा करेगा। प्रतिनिधिमंडल इस महीने की 22 तारीख से 3 दिन के लिए हैदराबाद जाएगा। राज्य के प्रमुख मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने हैदराबाद में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में ये घोषणा की। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गांदरबल जिले के बालटाल का दौरा किया और बालटाल मार्ग से श्री अमरनाथ की वार्षिक यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। पवित्र तीर्थ यात्रा आगामी 1 जुलाई से शुरू हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मोहाली में मुलाकात की। लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमला करने के मामले की जांच कर रही एनआईए ने हमले में शामिल कई लोगों की तस्वीरें जारी करके आम लोगों से इन्हें पहचानने की अपील की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 45 लोगों की तस्वीरें जारी कर इनके बारे में आम लोगों से सूचना मांगी है। केंद्र सरकार ने मणिपुर सरकार को राज्य में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। मुख्य रूप से खनिज तेलों, खाद्य उत्पादों, वस्त्र, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की कीमतों में हुई कमी के कारण मई 2023 में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट आई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण आगामी जुलाई में किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि यदि चीजें योजना के अनुसार चलती रही तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 मिशन का प्रक्षेपण करेगा। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।